मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की तलाश बदस्तूर जारी है। जैसे फिल्मों में डायलॉग था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नामुमकिन है, लगता है कि ये आरोपी को मध्य प्रदेश की पुलिस की गिरफ्त से लगातार बचा के रखा गया है और वो अभी तक उनकी गिरफ्त से बाहर है। इस पूरी खबर पर हर रोज हम नए नए खुलासे कर रहे हैं। अब टाइम्स ऑफ भारत के पास एक ऑडियो टेप है जिसमें पीड़िता लड़की ने जिसको जारी किया है और इस ऑडियो में कहा है कि लड़की जो है वो सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा साहब से गुहार लगा रही है कि वो इस केस को ना लड़ें। इस ऑडियो में 2 सीनियर कांग्रेस नेताओं का नाम का भी जिक्र किया गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की हमारी बड़ी रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के सुपुत्र करण मोरवाल की गिरफ्तारी अब एक पहेली बन गई है। करण कहां है? करण कब सामने आएगा? करण कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा? यह अभी तक सवाल ही है। जवाब किसी के पास नहीं है, ना तो मध्य प्रदेश की पुलिस के पास, ना ही एमपी कांग्रेस के पास। इस बीच टाइम्स नाउ ऑफ भारत के पास एक ऑडियो है जिसे पीड़ित लड़की की तरफ से जारी किया गया है। इस ऑडियो टेप में 2 लोग बात कर रहे हैं। एक खुद पीड़ित लड़की है और दूसरी तरफ से आवाज आ रही है विवेक तनखा की। वही विवेक तनखा जो जाने माने वकील हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद भी हैं। हालांकि हम इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। सर एक्चुअली क्या है ना, मेरी सच्चाई सबको पता है और मैं बहुत ताकत से लड़ रही हूँ सिर्फ मेरी इज्जत के लिए। बहुत सहाय मैंने 6-7 मंथ से मैं सह रही हूँ और इवन अभी उनकी हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई है और अच्छा ऑर्डर हुआ है उसमें 12 पन्नों का। इवन मेरे पास सारे एविडेंस है और सुप्रीम मेरे पास खाली दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का फोन आया था जी, मैं जो बट अदरवाइज वो मेरे पास नहीं आए। ओके तो सर दिग्विजय सिंह जी और इन लोगों ने कहा था आपको इस केस को लेने के लिए? हाँ, उन लोगों का फोन आया था। तो सर ये गलत है ना, मैं भी तो पार्टी की वर्कर हूँ और आज ऐसा मैं नहीं जानता। मैं तो एक सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट का जी। अब हमको फोन तो कोई भी कर सकता है कि जी बिल्कुल कर सकते हैं, पर सर आप अगर खड़े हो जाएंगे तो शायद मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि आपके सामने किसी और को खड़ा करूँ, बिकॉज आई एम नॉर्मल गर्ल। उसके बाद वो आई नहीं। ओके जी तो सर प्लीज देखिएगा। पीड़िता का कहना है कि किसी जानकारी के आधार पर उसने विवेक तनखा को कॉल किया। टेप में कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं का जिक्र है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। इन नामों के सामने आने के बाद से अब मामला थोड़ा सियासी हो चला है। इससे पहले पीड़ित लड़की से किसी पंकज नाम के शख्स ने भी बात की थी और सेटलमेंट करने को कहा था। तो मैडम ऐसे आपका पूरा मसला उन्होंने बता दिया था मुझे। वो शायद यही बताया था, कोई समझौता होने की संभावना है। कोई बीच में कोई इंटरफेयर कर रहा था, उसमें पता नहीं क्या, तो विजय कौन था भगवान, आई डोंट नो हुई थी। तो अगर हो गया हो तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं हुआ हो तो मोरवाल जी से हम बात कर लेते हैं, अगर आप बोलो तो। नहीं, वो सलाखों के पीछे जाएगा और उसको ये समझ में आएगा कि लड़की खिलौना नहीं होती और कोई लड़की सड़क छाप नहीं होती। सही बात है मैडम, एक्चुअली सही बात बोल रहे हैं आप। देखो मैं महिला का सम्मान करते हैं बहुत ज्यादा। मैं खानदानी लड़की हूँ, इसने इस बार गलत लड़की। प्लीज कमलनाथ जी ने मुझे बोला है वीडियो हटा और ये इससे बात कर लड़की से, क्या चाहती है? मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ लड़ना चाह रही हूँ तो विधायक कांग्रेस का है, नाम खराब होता है कांग्रेस का। अब वो तो उनको समझना चाहिए, उनको समझाना चाहिए मुरली अंकल को। तो मैडम मुरली अंकल को मैं समझा दूंगा, पर इशू ये है कि मुझसे आप क्या चाहते हो ये बताओगे तो मैं मुरली से जाके मिलूं। नहीं, मैं लीगली भैया लड़ेंगे, अपन उसको जेल करवाएंगे। कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं कर पाएगा वो, ऐसा उसकी व्यवस्था करवानी है। एक काम करो ना, मैं एक्चुअली आई एम इन दिल्ली, इफ यू आर कंफर्टेबल तो मैं बुधवार को रतलाम आ रहा है। नहीं, मैं रतलाम तो नहीं आ पाऊंगी सर, आप इंदौर में मिल लीजिए मुझसे। पीड़ित लड़की बार बार गुहार लगा रही है कि करण मोरवाल को गिरफ्तार किया जाए, उसकी तलाशी की जाए, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश की पुलिस करण तक पहुंच नहीं पा रही है। दूसरी तरफ उसके विधायक पिता भी इधर उधर की ही बातें कर रहे हैं। कब आना हुआ? मैं आज सुबह आया था। अच्छा। सर बेटे की जमानत याचिका खारिज हो गई है, अब आपका क्या स्टैंड है? अब न्यायालय पे भरोसा है, जो भी कार्रवाई। सर जनप्रतिनिधि आपको अपने बेटे का पता है, कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। 4-5 महीने हो गए सर। नहीं मालूम है मुझे। लड़की बोल रही है उसकी जान को खतरा है।
कोई खतरा नहीं है। सर आप जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों को न्याय दिलाने के लिए आपका बेटा खुद का 4 महीने से अंडरग्राउंड है, आपकी खारिज हो गई जमानत याचिका। आपको नहीं लगता है बेटे को आपको सामने लाना चाहिए? और लाएंगे ना साहब, हाईकोर्ट से खारिज हो गई तो सामने लाएंगे। कब लाएंगे सर? करेंगे आप यार। प्रॉपर्टी सीज करने का भी आदेश दे दिया। प्रॉपर्टी तो भैया जो लगी थी 28 तारीख को तो वो तो हाईकोर्ट ने हमें रिलीज दिया है, और जो उनने लगाया था प्रॉपर्टी का वो खारिज कर तो दिया आप है। बेटे को कब तक सामने ला रहे हैं? जब भी आ जाएगा बेटा, जब भी हम पेश करेंगे, है ना। तो मतलब कोई आपका संपर्क हुआ, फोन पे बात हुई बेटे से? सवाल यही है कि विधायक मुरली मोरवाल के आरोपी बेटे को कौन बचा रहा है? पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? नए ऑडियो टेप के सामने आने के बाद इस केस को लेकर ऐसे और भी कई सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। भोपाल से गोविंद गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। क्योंकि आपके पिता एक विधायक हैं, ताकतवर व्यक्ति हैं, तो उनको लग रहा है कि शायद इस तरीके की हरकत करके वो बच जाएंगे। मध्य प्रदेश में रेप केस में जो पीड़िता है उसने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत भी करी। इस बातचीत को एक्सक्लूसिवली सुनाते हैं आपको। मैम ये बताइए, इतना समय हो गया हम लोग टाइम्स नाउ नवभारत आपके लिए लड़ रहे हैं, 3 दिन से आप भी देख रहे हैं। कुछ आपको लगा कि अब कुछ लोगों ने आपसे संपर्क किया, आपको सांत्वना दी, आपके लिए विश्वास बताया कि हम आपके लिए खड़े होंगे और लड़के को पेश करेंगे? देखिए, अभी तो प्रयास पुलिस कर रही है और आपके माध्यम से जो चीज़ें हो रही है वो तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, टाइम्स नाउ का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरी मदद करने के लिए खुल के आए और वो डरे नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और अभी मुझे शायद थोड़ा थोड़ा लगने लग गया है कि शायद न्याय व्यवस्था दूसरा लड़का आपको धमकी दे रहा, कमलनाथ के पास जाओगी, तो क्या ये सब चीजें कमलनाथ के पास पहुंची होंगी? कमलनाथ जी ने आपको संपर्क किया, आपने कोशिश की? मेरे साथ तो देखिए, मैंने जब भी पार्टी से संपर्क करने की कोशिश करी है तो वो तो हुआ नहीं है। पर ऐसा नहीं है, हमारे जो मुखिया है कमलनाथ जी, वो उनको जब सारी सविस्तर बातें पता चलेगी तो मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे साथ अन्याय होने देंगे। वो 6 महीने से उन्हें पता नहीं चला होगा केस चल रहा है आपका, ये सब चीजें हैं? पता तो सबको है। दूसरा एक बड़ा सवाल ये है कि कमलनाथ जी हों चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, तो आपको जब पता चला कि भाई ये लोग अपने आपके खिलाफ वकील खड़ा करने चाहते हैं, तो तनखा जी ने भी आपसे संपर्क किया, तो क्या अब कोई आपको वो मिली है? नहीं, तनखा जी को तो मैंने कॉल किया था, मुझे पता चला था। इसके पिताजी ने तनखा जी से कब से बात कर रहे हैं और इसके पिताजी ने कहा था कि मेरा सब सेटिंग हो गया है, सुप्रीम कोर्ट से भी बेल मिल जाएगी हमको, हाई कोर्ट के लिए भी बोल रहे थे। तो तनखा जी से मैंने ये पूछा था कि सर मैं पार्टी की मैं भी वर्कर हूँ, तो न्याय सबके लिए एक साथ होता है, अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरी भी हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, कहाँ तक लड़ूंगी? अगर आप इतना उसको सपोर्ट करोगे, सेटिंग के माध्यम से जाओगे तो फिर तो आपने तब किया ना जब आपको पता चला कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह भी वकील आपके खिलाफ खड़ा कर सकते हैं इस मामले में? नहीं, तनखा जी ने ये कहा था कि मुझे कॉल आया था कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का, तो इसलिए मैंने उन हेल्प करी, दैट्स इट, इतना ही बात करी थी। तो मैंने मेघनानी जी को भी कॉल किया था कि सर मुझे मिलना। एक्चुअली क्या है ना, उनको ये नहीं पता है ना रियलिटी। अब ठीक है, विधायक जी तो इजी गोइंग मिल सकते हैं, पर मैं कहाँ से मिल सकती हूँ? मैं तो अपॉइंटमेंट के थ्रू। देखिए, अभी तक कोई नहीं सुन रहा है आपकी, ना कमलनाथ, ना दिग्विजय सिंह, ना विवेक तनखा। क्या राहुल गांधी जो सो कॉल्ड मुखिया बोल देते हैं, उनको आप कोई मैसेज करना चाहती हैं? मुझे इतना पता है कि उन्होंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया, राहुल जी ने, और आज मैं अगर यहाँ यूथ कांग्रेस में हूँ तो वो उनकी वजह से हूँ, 33% आरक्षण की वजह से हूँ। श्रीनिवासन जी हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मुझे नहीं लगता, अभी भी मुझे मेरी पार्टी से कोई गिले शिकवे थोड़ी है, वो मेरा सपोर्ट करेंगे, ये इतना मुझे पता है। अभी तक मैं पार्टी में काम कर रही हूँ। और तो अभी तक तो इतना अन्याय हो गया, 6 महीने से आप लड़ाई झेल रही हैं। राहुल गांधी को कोई ब्रीफली संदेश आप भेजना चाहती हैं अपनी तरफ से टाइम्स नाउ के माध्यम से? मैं बस इतना संदेश भेजना चाहती हूँ कि जब भी कोई ऐसे पार्टी के साइड से कुछ आता है तो उनको उनके तक बात पहुँचानी चाहिए, जो हमारे वरिष्ठ है उनको वो बात पहुँचानी चाहिए कभी भी, क्योंकि हम ही लोगों के लिए लड़ते हैं और हमारे साथ ही अगर ऐसा होगा तो शायद आप चाहती हैं राहुल गांधी आपके केस का संज्ञान ले, आपसे बात करें कम से कम? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ क्योंकि उनके तक पहुँचने की तो मेरी हैसियत है नहीं, मैं एक छोटी सी पार्टी वर्कर हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट वो ये बात सुने, समझे और क्या सत्यता है उसको जानने के बाद वो निर्णय लें। आपको सीधे इस वक्त भोपाल लिए चलता हूं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
हमसे बात करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत पर। सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, इस केस का स्टेटस क्या है? कांग्रेस के एक विधायक हैं, उनके बेटे हैं, 6 महीने से लापता हैं। पुलिस ने 5 से 15 हजार रुपए इनाम कर दिया है। अभी केस का स्टेटस क्या है सर? 15,000 रुपये इनाम किया है इनके ऊपर और पुलिस सर्च भी कर रही है। अभी पिछले सर्चिंग में नेपाल में होने की जानकारी मिली थी इनकी। हम चाहते हैं कि अब वो कानून का सामना करें, निर्दोष अगर हैं तो बताएं और दोषी हैं तो कानून के सामने आए। मीडिया के माध्यम से अगर उन्हें कुछ कहना है तो कह सकते हैं, पर इस तरह से अगर किसी बेटी के साथ में, बहन के साथ में, बहू के साथ में जाति अगर होगी तो भारतीय जनता पार्टी तो शुद्ध रूप से महिलाओं के सम्मान के लिए काम करती है। हम बात नहीं करते हैं बाकी के दलों की तरह, हम काम करते हैं और इस मसले में भी अब कानून अपना काम करेगा। जो निराकरण होगा न्यायालय से होगा। सर लेकिन जैसा आपने कहा कि आप काम करते हैं, पर 6 महीने से सर कुछ पुलिस को काम करने में कोई अड़चन थी क्या? 6 महीने बहुत बड़ा समय होता है, ऐसा तो था नहीं कि वो पहले दिन ही भाग गए होंगे। कोई अड़चन नहीं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। चूँकि बीच बीच में न्यायालय के अलग अलग प्रकार के निर्देश आ जाते थे, इसलिए व्यवधान आता था, लेकिन अब कोई वो नहीं है, अब गिरफ्तारी ही करेंगे उनकी। सर न्यायालय ने कभी उनकी गिरफ्तारी पर तो रोक लगाई नहीं, तो 6 महीने से गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? केस डायरी जब चली जाती है तब दिक्कत आती है। केस जब सामने थाने से केस डायरी न्यायालय में चली जाती है तब थोड़ी दिक्कत आती है। ये जो बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जा रहा है, वो लड़की जो कह रही है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसके लिए भी क्या आपने कुछ इंतजाम करें? कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम ले रही हैं। आज ये विषय ध्यान में आया है, मैंने उसका एग्जामिन करने को बोला है अधिकारियों को। आज डीआईजी इंदौर को मैंने बात करके बोला है कि इस विषय में संज्ञान लेके और तह तक जाएं। ये जो ऑडियो सर टेप सामने आए हैं, इनकी भी आप जांच कराएंगे? किस किस केस में नाम आ रहे हैं इसकी भी जांच होगी? क्योंकि बार बार अगर ये बात उठ रही है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की बात हो रही है, तो क्या उन तक जांच पहुंचेगी? निश्चित रूप से गंभीर विषय है ये, और जो ऑडियो टेप आया है वो जांच का विषय है, और जांच में अगर आएंगे तो कार्रवाई सब पर होगी, कोई नहीं बचेगा, कोई कितना भी बड़ा हो। सर आपको लगता नहीं कि थोड़ी देरी हो गई है? मध्य प्रदेश पुलिस की सुस्त चाल रही सर, 6 महीने बहुत बड़ा वक्त होता है। निश्चित रूप से बड़ा वक्त होता है, पर जैसा मैंने बताया कि थोड़ा न्यायालय की वजह से व्यवधान आया था। अब तक क्या उनके जो पिता हैं मुरली मोरवाल साहब, उनसे भी कुछ पूछताछ करी है पुलिस ने? कहां हैं उनके सुपुत्र? बात तो लगातार उनसे भी की है पुलिस ने, और आगे भी उनसे बातचीत करके आग्रह कर रहे हैं कि आप उन्हें हाजिर करें, अन्यथा फिर वो राजनीतिक विद्वेष की कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह की बातें आती हैं। और इसलिए अब कोई ज़्यादा दिन नहीं है, इसमें हम निष्कर्ष पे आने वाले हैं बहुत जल्दी। सर कोई और अगर इस तरह का अपराधी होता तो क्या उसके पिताजी से बात करके पूछा जाता, आग्रह किया जाता? पुलिस तो सर अपनी कड़ी कार्रवाई के लिए जानी जाती है ना। देखिए, आम आवाम में और जनप्रतिनिधि में एक अंतर होता है। वो जनता के द्वारा, आवाम के द्वारा चुनाए गए व्यक्ति हैं, तो उनको भी उन पर दबाव बनाने से राजनीतिक इशू बन जाता है वो। और हम चाहते हैं कि ये महिला के साथ में जाति का मामला है तो वो महिला तक रहे, वो राजनीतिक ना हो। पर मिश्रा जी, कानून तो सबके लिए बराबर होता है, समान होता है। निश्चित रूप से बराबर होता है, बराबर है भी और आगे भी समान ही रहेगा। तो क्या आप ये देखिए, जल्दी हम निष्कर्ष पे आएंगे। सर अंत में मैं आपसे जाने से पहले पूछना चाहता हूं, तो जैसे आपने खुद ने कहा कि जनप्रतिनिधि हैं, आप चाहते नहीं राजनीतिक मामला बने, तो क्या इसी दबाव के अंदर पुलिस को थोड़ा धीरे चलने के लिए कहा गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। पुलिस अपने प्रयास कर रही है। थोड़े हर्डल आए थे, वो हट गए हैं, अब जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को क्या आश्वासन दे सकते हैं आप, कब तक जो इनके बेटे हैं उनको आप गिरफ्तार कर पाएंगे मोरवाल साहब? बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी। हफ्ता 10 दिन में सर? बहुत जल्दी। हाँ, दिवाली के पहले कर लेंगे मुझे लगता है।
ऐसा क्यों सर? क्योंकि कई सारे लोग ये बोल भी रहे हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां पर थोड़ा मध्य प्रदेश में इतना कांग्रेस है, ऑपोजिशन पार्टी है, उसके बाद भी थोड़ा सा नरमी दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नहीं दिखाई पड़ेगी आपको, ऐसी कार्रवाई होगी। सर अगले 6 महीने बाद फिर तो मैं आपका इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ कि 1 साल हो गया अब तक वो मिले नहीं है। कर सकते हैं आप इंटरव्यू, आप स्वतंत्र हैं। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि और 6 महीने लग जाएंगे इस पूरी कार्रवाई में? मैंने तो आपको समय सीमा दे दी है। मतलब सर इस महीने के अंत तक? जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बड़ा आज वो तेवर नहीं दिखाई पड़े नरोत्तम मिश्रा जी, जिनके तेवरों के लिए जाने जाते हैं। तो पता नहीं क्या कारण है। जैसे वो खुद ही कह रहे थे कि जनप्रतिनिधि है तो थोड़ा बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं। तो क्या यही सोचने समझने में इतना समय निकल गया नरोत्तम मिश्रा जी ने? लेकिन ये ज़रूर कहा है कि इस महीने के अंत तक। मैं अपने सहयोगी गोविंद के पास आपको ले चलता हूँ। गोविंद, 31 अक्टूबर तक का समय अपनी डायरी में भी लिख लीजिएगा भैया, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा तब तक गिरफ्तारी नहीं हुई अगर, तो उनको दोबारा हम यहाँ पे टीवी बैठा सकते हैं। पर ऐसा लग नहीं रहा कि पुलिस उतनी तत्परता से काम कर रही है जितनी तत्परता से और केसेस में करती है। देखिए, गृह मंत्री जब कोई बात करता है तो जब जो बात उन्होंने कही है उस बात में वजन होना चाहिए। अगर बात कही गई है कि बहुत जल्दी या इस महीने के अंत में गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ये होना चाहिए एक्चुअली। और जब 3-4 दिन पहले हम भोपाल से इंदौर आए थे, सिर्फ ये सोच के केस है एक लड़की के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन 4 दिन से हम इस केस में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमारा दिल भी एक्चुअली पसीज जाता है जब उन कहानियों को सुनते हैं कि आगे पीछे जो कुछ परतें खंगाली गई हैं हर दिन और जो सरप्राइज करने वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं। हैरानी होती है कि इतने बड़े बड़े लोग एक ऐसे आरोपी के साथ खड़े हुए नजर आए सबूतों में जो आदतन अपराधी है इस तरह की हरकतों के लिए। पहली लड़की नहीं है जिसके साथ ये हुआ है, अब तो वो न्याय के लिए लड़ रही है, इसलिए ये सारी चीजें देश दुनिया के सामने हैं। इससे पहले ना जाने कितनी लड़कियों की लाइफ वो स्पॉइल कर चुका है, बावजूद उसके ऐसे शख्स के साथ कई लोग खड़े थे। लेकिन हमारी ये जो मुहिम है टाइम्स नाउ नव भारत की, ये तब तक चलेगी जब तक ये करण मोरवाल वीवीआईपी रेपिस्ट गिरफ्तार नहीं हो जाता या अपने आप को हासिल नहीं कर देता। गोविंद, कुछ वैसे पता चल पाया है? नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि उनकी आखिरी लोकेशन नेपाल में ट्रेस हुई है, तो क्या पुलिस को लगता है कि वो देश छोड़ के भाग गए? देखिए, चूंकि सुबह हम लोगों ने आईजी हरिनारायण चारी से भी बात की थी कि आप कोई लुकआउट नोटिस क्यों जारी नहीं कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि उसका पासपोर्ट नहीं बना हुआ है इसलिए लुकआउट नोटिस जारी नहीं किया था। लेकिन नेपाल की अप्रोच हो सकती है और जो नरोत्तम मिश्रा का कहना है तो ऑब्वियसली उन्होंने भी अपने ब्रास जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज हैं उनसे कंफर्म किया होगा। तो हो सकता है कि वो प्रदेश छोड़कर भाग गया हो या देश छोड़कर नेपाल में भी चला गया हो। तो किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब टाइम्स नाउ नव भारत की मुहिम का भी असर हुआ है और इसका दबाव भी हुआ है। हर शख्स अब जो लोग आरोपी के साथ खड़े हुए थे, अब रिएक्शन बदली है लोगों की और पुलिस की सक्रियता बढ़ी है। कांग्रेस का कुछ रिएक्शन आया है कांग्रेस से? क्योंकि बड़े बड़े मध्य प्रदेश के नेताओं का, पूर्व मुख्यमंत्री का इसमें नाम लिया जा रहा है कि वो समर्थन कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे हैं मामले को सुलटाने की। तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन आया है इस पे? देखिए, टाइम्स नाउ नव भारत ने ऐसे खुलासे करके रख दिए हैं कि सबसे पहले तो लोग हतप्रभ हैं, जो बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर हैं, या सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, विवेक तनखा हो, सोच रहे हैं ये कैसे हो गया, क्योंकि हमने जो परतें खंगाली उसमें जो कुछ निकल कर आया वो सरप्राइजिंग, एक्चुअली एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग। और इसके बाद उनको भी समय चाहिए कि वो जवाब क्या दें, और यही वजह है कि हमने सीएम शिवराज सिंह चौहान को दो जगह पकड़ने की कोशिश की, वो अनुत्तर होकर बिना जवाब दिए चले गए। कमलनाथ से सुबह बात करने की कोशिश की, वो अपने निवास से सीधे निकल गए। और दिग्विजय सिंह चूंकि अब्रॉड हैं जहाँ तक जानकारी है,
और विवेक तनखा सामने नहीं आ रहे हैं। उनका मैसेज जो है उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। पीड़िता बोल रही है हाँ मेरी बात हुई थी, मुझे जब पता चला था। बिल्कुल, पर गोविंद कमाल की बात है, नरोत्तम मिश्रा भी बड़े मुखर रहते हैं। आज जब बात कर रहे थे मोनोसिलेबल यानी कि एक हाँ या ना में जवाब दे रहे थे, जैसे आपने कहा शिवराज सिंह चौहान भी इस पे जवाब देने से बच रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता यही है कि जब इस तरीके के मामले होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ राजनीति कुछ भी हो, जब कोई बड़ा आपस का फंसता है, तो शायद पुलिस भी, जैसे नरोत्तम मिश्रा खुद ही बात कर रहे थे, जनप्रतिनिधि हैं, तो इस वजह से बड़ा देख समझ के चलना पड़ता है। अरे साहब, कानून देश में सबके लिए बिल्कुल बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद हमसे जुड़ने के लिए। इस खबर पे लगातार गोविंद नजर बनाए हुए हैं और इससे जुड़ी हुई एक एक जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे लिए कम से कम टाइम्स ऑफ भारत में, क्योंकि चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इस बात का फर्क पड़ता है कि ये लड़की के साथ जो भी हुआ है कानून के हिसाब से विधिवत कार्रवाई हो, जो इस व्यक्ति को पे आरोप है उसे पकड़ा जाए और बाद में कोर्ट तय करे कि इसका क्या होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां आतंकवादियों ने एक के बाद एक काराना हरकतें करते हुए कई सारे लोगों को टारगेट किया है। इन टारगेटेड किलिंग्स में मैं पिछले कुछ दिनों की आपको बात बताऊं, कुल मिला के 21 ऐसे लोग हैं जो मारे जा चुके हैं। मजदूर भी जो बाहर से आते हैं और बाकी कश्मीर के कुछ लोग भी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने 3 मजदूरों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिनमें से 2 मजदूर राजा कृषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। एक और मजदूर की हालत गंभीर है। जिन मजदूरों की हत्या की गई, इनके घर में मातम पसरा हुआ है। राजनीति से अलग पहले वो व्यक्ति जो सिर्फ 2 रोटी कमाने के लिए अपना घर बार छोड़कर कश्मीर में इसलिए पहुंचा था क्योंकि वहां पर उसे लगा कि वो अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकेगा, उसके परिवार की हालत क्या है, पहले आपको वो दिखाते हैं। पाकिस्तान के द्वारा सुनिश्चित ढंग से वहां पर जो आतंकी हमला होता है सब जान रहा है। इसमें कोई थोड़े कहने का बात है कि नहीं हो रहा। इस समय अभी तुरंत मोदी सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान में जो है उसको रद्द करे और अविलंब उस पर पाकिस्तान पर मुंहतोड़ जवाब देने का काम करे। जिस तरह से पुलवामा का बदला लिया गया, इस तरह से बिहार का जो है कि मजदूर को मारा जा रहा है, तो उसका बदला तुरंत सरकार को लेना चाहिए। ये प्रतिशोध की आवाज है, ये आवाज गुस्से की है, ये आवाज गम की है, ये आवाज है एक पिता की जिसके बेटे के सीने में गोली उतारकर आतंकियों ने उसकी सांसें थाम दी। कोई गोलगप्पा बेचकर परिवार का भरण पोषण कर रहा था, कोई चाट की दुकान लगाता था, कोई मजदूरी करता था। अब मजदूरों के घर मातम पसरा है। मां बेहोश पड़ी है, पिता के आंसू सूख नहीं रहे हैं, मोहल्ला में सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक मजदूर के दरवाजे पर पूरे गांव के लोग उमड़ गए। अपने परिवार के 15 लोगों की जिम्मेदारी और उज्जवल भविष्य की उम्मीद लिए अरविंद बांका से कश्मीर चला गया था। बड़े भाई को पहले ही कोरोना लील चुका है। गम में डूबे परिवार की जिंदगी अभी सही से पटरी पर लौटी भी नहीं थी कि अरविंद की मौत ने परिवार को तबाह कर दिया। श्रीनगर कश्मीर में रहता है, बेचता है, उन्हीं का बदौले खाते पीते हैं और हमरा कुछ नहीं है। क्या खाएंगे वो भी कहना मुश्किल है। कुछ भी मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए और भी कोई काम मिलना चाहिए। हम लोग मजदूर हैं सर। त्रासदी की ये स्याह तस्वीर बिल्कुल तोड़ देने वाली है। मेहनत और मजदूरी करने वाले गरीब लोग कश्मीर गए तो थे तकदीर बदलने, लेकिन अब उनके परिवार के हिस्से जीवन भर का गम आया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रहता, नूरबाग चौक पे रहते था, उस्मान कल चौक पे उधर सकरा पर, जब वहीं आतंकवादी ने मार के गिरा दिया उसको। इसी कारण से आतंकवादी को कश्मीर से मार के गिराना है, उसको भगाना है, पाकिस्तान को उड़ा देना है। तो उसके बाद उसी के दौलत पे मेरा घर चलता था। टोकरी में गोलगप्पे बेचता था काउंटर पे, वहाँ बुलबुल के। अब बांका से अररिया चलते हैं। यहाँ भी मातम पसरा हुआ है। मृतक मजदूरों के घर चूल्हे भी नहीं जले। योगेंद्र की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। योगेंद्र को पिछले कुछ दिनों से पैसे भी नहीं मिल रहे थे। परिवार को इस बात की खबर थी। कुछ आगे के लिए सोचते उससे पहले ही आतंकियों ने योगेंद्र की जान ले ली। 6 बजे मालूम भेले। 6 बजे फोन करलक, कहलिए बात करावल, कि नहीं है।
फरवा बात करे ता मने ओकर भैया फोन करलकै त कहै छै नहीं छै मार देल। कौन मारा? अब के मारलकै ओने? ये सिर्फ मातम नहीं है, सवाल भी है। मजदूरों की हत्या के पीछे का मकसद कश्मीर में 1990 की त्रासदी को दोहराना है, लेकिन ये बदला हुआ भारत है और बदली हुई भारत की तस्वीर में आतंक और आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है। आतंक के पैरोकार को आने वाले दिनों में ये बहुत भारी पड़ने वाला है। पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से वो लोग जो बेचारे इस उम्मीद पे, क्योंकि सरकार से सवाल इस पे बनता ही बनता है कि कश्मीर को लेकर आपका प्लान क्या है। आपने ही लोगों को बताया था कि वहां पे सुरक्षित हैं और वो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने गए थे और उनकी इस तरीके से हत्या हो जाती है। उन आतंकवादियों से बदला लेना है, पाकिस्तान से बदला जरूर लेना है, लेकिन सरकार को भी अपने इंतजामों के सीधे सीधे जवाब जनता के सामने रखने होंगे कि सरकार इस पर कर क्या रही है। कुल मिला के आप ये देख लीजिए कि इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, मजदूर मारे जा चुके हैं, हमारे 9 जवान शहीद हो चुके हैं। इन सब का जो पूरा सवाल है वो सरकार को इस बात को देना ही पड़ेगा कि वो अब इसके लिए कर क्या रही है। ईशान मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। ईशान, ये डर का जो माहौल बनाने की कोशिश है, क्या अभी वहां पर हो रहा है? क्या टैक्टिक्स कुछ बदले जा रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा? क्योंकि अभी तक ये लग रहा है कि बिल्कुल 1990 की याद दिला देता है। जी देखिए, जैसे लगातार हमले हुए हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार मीटिंग्स कर रही हैं। हालांकि दिल्ली से भी कुछ ऐसी टीमें आई थी जिन्होंने यहाँ पर डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मीटिंग की और एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद 24 घंटे के भीतर 2 दिन पहले, कल और उससे 1 दिन पहले 4 लोगों की फिर से हत्या हो गई, जिसमें 3 बिहार से हैं और 1 उत्तर प्रदेश से है। तो उसके बावजूद भी जब सरकार ये कह रही है कि उनको वो जो है इन लोगों को सेफ एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद भी हमले हो रहे हैं, तब से अपोजिशन और पॉलिटिकल पार्टी सरकार से यही सवाल पूछ रही है कि अगर 370 हटने के बाद और 35A के हटने के बाद अगर सरकार ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं, तो कहाँ बदले हैं? क्योंकि ये लगातार हमले चिंता का विषय बने हुए हैं सरकार के लिए और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। ये सिर्फ कुलगाम या पुलवामा तक सीमित नहीं है। पहले श्रीनगर जो एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा कहा जाता था कि जो पीसफुल एरिया है, जहाँ पर ज़्यादा मिलिटेंसी की गतिविधि नहीं थी, वहाँ पर भी 4 लोगों को एक्चुअली निशाना बनाया गया, चाहे वो बिंद्रू हो या कल का जो ये गोलगप्पा बेचने वाला जो कि ईदगाह इलाके में जिसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे फियर भी है जो लोग छोड़ के जा रहे हैं। हमने आज काफ़ी सारे लोगों से पहले बात की जो कश्मीर घाटी छोड़कर जा रहे हैं, जो ये मजदूर आते हैं। हालांकि एस्टिमेट है कि 2 से 3 लाख के करीब मजदूर हर साल जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, पर्टिकुलरली कश्मीर का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हैं। तो उनके लिए एक कश्मीर में एक रोज़गार का जरिया बन जाता है और विंटर के आते ही वो निकल जाते हैं। बट इस बार जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से डर का माहौल है, ऐसा लग रहा है कि वो अपने आने समय से पहले ही कश्मीर से वापस चले जाएंगे। ईशान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, इससे ज़्यादा कायराना हरकत और कुछ हो नहीं सकती है कि कोई गरीब आदमी वहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए गया है, उसको आप इस तरीके से उस पर हमला करके उसको मार दें। लेकिन बड़ी बात यही है, जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी और सरकार की बनती है और उसको अब सबकी नजरें इसी बात पर होंगी कि अब क्या एक्शन लिया जाता है कि घाटी को दोबारा 1990 वाले दशक में ना धकेलने दिया जाए। वक्त हो चुका है 10 बड़ी खबरों का। पहले आपको वो बताते हैं, उसके बाद महंगाई पर जनता कितनी बेबस है इसका भी कहानी आपको सुनाएंगे। कश्मीर घाटी चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसको लगातार टाइम्स नाउ भारत पर, लोकतंत्र पर खास तौर से हम उठाते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा काम आम जनता की परेशानियों को उठाना ही है। त्योहारों का सीजन है, आप सब हमेशा सोचते हैं कि त्योहारों में कुछ अलग करा जाए, कुछ नया खरीदा जाए, बच्चों की बड़ी फरमाइशें होती हैं। लेकिन इस बार दशहरा गुजर गया और दिवाली आने वाली है, लेकिन कोई जाकर कम से कम देश की सरकार को, देश के हुक्मरानों को इतना तो जरूर बता दे कि जनता महंगाई के बोझ तले कर्रा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। किसी को लगता है कि सरकार में तो कम से कम फर्क ही नहीं पड़ता। किसको जाके ये बात सुनाई जाए, लेकिन आवाज उठाते हम कम से कम रहेंगे, शायद इसी उम्मीद में
कि आपके और हमारे लिए सरकार कभी ना कभी, केंद्र सरकार कभी ना कभी तो मरहम लगाने के लिए उठेगी। तब तक, जब तक सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंचती, हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। सूरज न बदली, चांद न बदला, ना बदला ये आसमान, बस बढ़ते ही जा रहे हैं तेल, सब्जियों और अनाज के दाम। वो दिन दूर नहीं जब प्याज सुनार की दुकान पर मिलेगा और टमाटर की दुकानों के आगे लूट न मच जाए, इसलिए गार्ड तैनात करने पड़ जाएंगे। पेट्रोल डीजल की बातें तो छोड़ ही दीजिए, तेल के दाम तो ऐसे बढ़ रहे हैं कि लोग डीजल खरीदकर बैंक के लॉकरों में रख देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से तेल के दाम बढ़ रहे हैं उससे ये इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। जनता सरकार की तरफ उम्मीद से निहार रही है। उम्मीद ये कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दो सरकार, लेकिन एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल को महंगा कर दिया गया है। ये तो बेवफाई की हद हो गई। सितंबर के आखिरी हफ्ते से अब तक पेट्रोल 16 और डीजल 19 बार महंगा किया गया। बीते करीब 25 दिनों में पेट्रोल 4 रुपए 65 पैसे और डीजल 5 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। 4 मई से 17 जुलाई के बीच भी इसी तरह से पेट्रोल की कीमतें 11 रुपए 44 पैसे और डीजल की कीमतें 9 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी गई थी। केंद्र सरकार कह रही है जनता पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की वजह से परेशान है, और जब पेट्रोलियम मंत्री को इस बारे में बोलना होता है तो वो गोलमोल जवाब देकर निकल लेते हैं। We are 10 to 15% higher than the pre-COVID consumption, and we are of petrol and about 6 to 10% higher on the diesel consumption. Of course, I will not go into the issue of prices because I think the levers for that are in other people's hands, but we will continue to work towards price stability. सुना आपने, पेट्रोलियम मंत्री किसी और के सिर पर टोपी डालकर निकल लिए, लेकिन जो सच है उसे तो कोई छिपा ही नहीं सकता। रेट रिवीजन के बाद देश की सभी राजधानियों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है। देश के 4 महानगरों का रेट चार्ट ही देख लीजिए। दिल्ली में 35 पैसे बढ़ने के बाद पेट्रोल 105 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में 34 पैसे बढ़ने के बाद 111 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में 33 पैसे बढ़ने के बाद पेट्रोल 106 रुपए 43 पैसे पहुंच गया है। चेन्नई में 31 पैसे बढ़ाए गए और रेट 103 रुपए 1 पैसा प्रति लीटर है। सर बहुत महसूस होता है जी, बहुत महंगा पेट्रोल हो गया, खर्चे भी पूरे नहीं होते आजकल तो। अब कैसे किया जाए, अब तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि भाई इनकी पेट्रोल पे ब्रेक लगाई जाए, या जैसे कहते हैं वैट कम करना चाहिए, वैट भी कम नहीं कर रही सरकार। क्या बोल रहे हो? वो जो बोल रहा जी वही बोल रहा। मैं देखा था तो 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा हुआ है, इससे आम जनता की जेबों पे बहुत असर पड़ेगा। बजट तो बिगड़ गया है। बहुत दिक्कत होती है, सबकी जेब में फर्क पड़ता है। जहाँ गाड़ी पहले 2-3 दिन चलती थी वहाँ एक ही दिन में पेट्रोल खत्म हो जाता है, बहुत फर्क पड़ता है जेब पर। अरे बहुत दिक्कत हो रही, 200 का भराते हैं, जब 400 का भरा रहे हर दूसरे रोज। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार हो चुका है। क्या बढ़िया चल रहा है, सब भाव भी इतना बढ़िया है कि क्या मालूम। बहुत आपको लगता नहीं सरकारों को टैक्सेस कम करना चाहिए, आपको राहत मिले ये सब? तो कम करना चाहिए ना, जब तो गाड़ी चलेगी ना तो क्या गाड़ी। पहले जो हमारा महीने में 1500-1600 को पड़ता था वो 2500 से ऊपर जाके हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। सारा बजट बिगड़ चुका है कि गाड़ी से कहीं जाना था लेकिन अब बाइक से जा रहे हैं, लेकिन बाइक में भी अब 200 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे और कैसे आएंगे। और मेरे पे तो बजट इतना ख़राब है कि बजट बिगड़ा हुआ है। वो मैडम से पैसे ले रहे हैं तेल के, मैडम तेल डलवा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में क्या जनता गाड़ी से घूमना ही छोड़ दे? हाँ, एक और ऑप्शन है, फ्लाइंग लाइसेंस ले सकते हैं, क्योंकि प्लेन का फ्यूल पेट्रोल से 30% सस्ता है। पेट्रोल अब हवाई जहाज में भरे जाने वाले एविएशन टरबाइन फ्यूल से 30% ज्यादा महंगा हो गया है। एटीएफ करीब
79 रुपए प्रति लीटर है और दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए के पार जा चुका है। अब आप ही सोचिए, गाड़ी चलाएंगे या प्लेन उड़ाएंगे? जनता करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? अगर बोलना चाहे भी तो किससे बोले? बस नियाज हुसैन लखवेरा का एक शेर याद आता है, क्या खबर खुद को ही बेचना पड़ जाए यहाँ, किसको मालूम सितम कैसे ये महंगाई करे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और तो और सरकार सुनना भी पसंद नहीं करती। अगर आप ये कंप्लेन करें कि दाम बहुत बढ़ गए हैं, हिम्मत के पार हो गए हैं, ये भी सुनना पसंद नहीं करते। पर हम सुनाते रहेंगे क्योंकि हमें है आपकी फिक्र, हमारे लिए आप सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि हवाई जहाज पर थोड़ी सब्सिडी मिल जाए तो अब हवाई जहाज उड़ा के चला जाए क्योंकि उसका पेट्रोल जो है सस्ता पड़ रहा है। तेल की बात आपने देख ली, अब तेल के जो साइड इफेक्ट हैं उसकी बात आपको बताते हैं, क्योंकि तेल का जो साइड इफेक्ट है वो हर चीज़ से बढ़ता है, खासतौर से डीजल का। डीजल के दाम बढ़ने का सीधा इंपैक्ट जो है वो मार्केट पे पड़ता है। यही वजह है कि सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं, दालों के दाम भी बढ़ गए हैं, तेल के दाम भी बढ़ गए हैं, कुछ सब्जियों के दाम तो दुगने हो गए। लोग सब्जी मंडी जा तो रहे हैं झोला लेकर, लेकिन छोटी सी पोटली लेकर वापस लौट रहे हैं। देखिए देश के अलग अलग राज्य शहरों में क्या हालात हैं इस महंगाई की मार के। टमाटर का रंग और लाल होता जा रहा है। टमाटर जो 10-15 दिन पहले 25 से 30 रुपए किलो था, आज की डेट में 60 रुपए किलो मंडी के अंदर थोक का रेट है 60 रुपए किलो। प्याज खून के आंसू रुला रहा है। 15-20 दिन पहले 35 और 30 रुपए किलो प्याज बिक रही थी, इस समय प्याज 45 और 50 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज 20 से 25 रुपए किलो था, वो भी 44 से 50 रुपए किलो प्याज है। तो प्याज की फसल तो पूरी खराब हो गई और प्याज आने वाले दिनों में और महंगा होगा। पालक का प्रोटीन अब पैसे वालों को ही नसीब होगा। जो मैडमें आती थी कोठी वाली, वो हफ्ते की सब्जी ले जाती थी, 10 किलो प्याज, 10 किलो आलू, 10 किलो टमाटर, वही मैडमें अब 2.5 किलो लेके जा रही हैं। क्या करें? मॉल नहीं, अब सब्जी मंडी में होगी विंडो शॉपिंग। नहीं खा पा रही हूँ खरीद के, ऐसे ही कोई इधर उधर से दे दिया तो खा लेती हूँ, वैसे कमाई दवाई होने रहे तो कहाँ खाऊं। महंगाई की मार जनता पर चहुओर से पड़ी है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, अब सब्जियों के दाम ने पूरे घर का बजट बिगाड़ दिया है। और तो और त्योहारों का वक्त है। 15-20 दिन से जो ना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है इस पे, सब्जी पे जो है, जो समझ लो कि ये खरीदने वाले लोग जो है बहुत कम आते हैं। इस टाइम में जो इतनी महंगाई हो गई है कि आदमी कम खा रहे हैं सब्जी, जो है हम लोग का बिक्री बट्टा उतना नहीं होता जो है। ये जो है ये लौकी ये कैसे है? ये सर अभी फुटकर में जो है 40 रुपए किलो है, पहले 20, 25, 30 रुपए किलो बिक रहा था जो है। मतलब 20-25 रुपए से सीधा 40 पे चला गया है। और ये भिंडी भी 20 रुपए किलो बिक रही थी, अब जो है 40 रुपए। इससे अगर छोटी भिंडी है तो थोड़ा महंगा बिक जाता है, 50 रुपए किलो भी बिक जाता है। ये थोड़ा बड़ा रहता है तो 40 रुपए। तो इससे कस्टमर्स आपके दुकान पे आ रहे हैं? नहीं, उतना नहीं आ रहे हैं, जो महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए जो कस्टमर कम आते हैं। जो बढ़ती कीमत को लेकर क्या कहूँ, आप ही बताओ। अब जो अदरक मिल रहा था आपको 100 रुपए किलो का, आपको अब मिल रहा है 40 रुपए पाव, और उसमें मैं क्या करूँ बताओ लेने को। अब मैं प्याज लेने आया हूँ, 40 रुपए किलो चल रहा था, अब सीधा 60-70, ऐसे में थोड़ी चलता है। सब्जियों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, उसके भी कई फैक्टर हैं। डीजल के दाम में बढ़ोतरी, माल भाड़ा महंगा हुआ, एनपीके खाद 265 रुपए प्रति बोरी महंगी, बेमौसम बरसात। इन चारों फैक्टर का सीधा असर सब्जियों की कीमत पर पड़ता है और ये असर शहर शहर देखने को मिल रहा है। पहले के मुकाबले कितने का हर महीने का धंधा होता था और अब कितना होता है? नहीं, अभी बहुत कम हो रहा है, क्योंकि आदमी लोगों का इधर अभी पगार भी नहीं निकल रहा है। इतने हाई बाजार में क्या माल का पैसा नहीं बनता है तो कैसा माल ये करेंगे बताओ। पहले कितना रुपया लगता था सब्जी लेने, अभी कितना लगता है? अभी पहले कैसा मिर्ची 10 रुपए रहता था, आला 10 रुपए, अब सब महंगा हो गया। टमाटर भी 12 रुपए की, अभी 2 रुपए छोड़ दियो, पर पहला 12 रुपए 15 रुपए था, अभी तो 50 रुपए, अभी 50 है इधर। पहले कितने में प्याज लेते थे, अब क्या है भाव? पहले कितने रुपए में लेते थे? पहले 70 रुपए था, अभी कितना है? अभी 100 रुपये। तो मतलब कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा का कगार जो है बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे, सरकार को थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलना चाहिए। केंद्र सरकार बढ़ती कीमतों को नीचे लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है।
केंद्र सरकार ने कहा कि बफर स्टॉक जारी होने से प्याज की कीमतों को स्थिर किया जा रहा है, जबकि टमाटर और आलू की कीमतों में नरमी के प्रयास जारी हैं। लेकिन मौजूदा हालात क्या हैं, ये तो मंडी में जाकर साफ साफ समझ आ रहा है। कितना फर्क आप देख रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने में जो चीजों की रोजमर्रा की जरूरत के चीजों के दाम में आया है? सर, रोजमर्रा की चीजों में मैक्सिमम हर चीजों में ही रेटों में इजाफा हुआ है। इसका कारण मुझे ये लगता है कि हर रोज 30 पैसे, 35 पैसे, 40 पैसे लीटर डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है मार्केट पे है। सरसों का तेल है, रिफाइंड है, चावल है, दालें हैं, सब एक तरफा सब मार्केट में तेजी है। तेल 50-50, 60-60 रुपए पैकेट तेज हो गया है। रिफाइंड भी थोड़ा तेज हो गया है। मतलब जनरल हर चीजों में जबरदस्त तेजी है। अब क्या आप फर्क देख रहे हैं कि जो लोग मिडिल क्लास लोग खासतौर से आपके यहाँ से महीने का सामान लेते थे, उनको कितना महंगा ओवरऑल महीने का सामान पड़ रहा है और कितना अब वो कम लेना चाहते हैं क्योंकि बजट नहीं उनका पड़ रहा है? सर, ये परचेजिंग कैपेसिटीज महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो 5 किलो आटा खरीदना चाहता था वो 2 किलो आटा ले रहा है, जो 10 किलो चावल लेता था वो 2 किलो ले रहा है। जनता की परेशानी ये है कि त्योहार का वक्त है, खर्च ऐसे ही बढ़ जाता है। ऐसे में गृहिणियां परेशान हैं। त्योहारों के वक्त में क्या बनाएं, क्या खाएं और कैसे घर चलाएं। मुंबई से शिवानी, अहमदाबाद से अमित राजपूत और दिल्ली से प्रेरित के साथ हर्षा चंदवानी, टाइम्स नाउ नवभारत। महंगाई की जो मार है वो लगातार बदस्तूर जारी है। अब जाते जाते सिर्फ एक ही बात कह के जाना चाहता हूं। एक तरफ कश्मीर में आतंकवाद की मार है, दूसरी तरफ पूरे जो मिडिल क्लास है, जो देश का मिडिल क्लास है, वो इस समय महंगाई की मार से त्रस्त है। देश की मजबूत सरकार को जो दावे किए थे उन पर अब खरा उतरने का वक्त जरूर आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकतंत्र में हमसे जुड़ने के लिए। बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के साथ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।